मैं रवि महाजन बीए फाइनल का छात्र था। अभी अभी जीवन के 20 साल पूरे किए थे। भगवान ने कद काठी और लंबाई भी भरपूर दी थी। रोज जिम जाता, जम के खाता और बेफिक्र होकर पढ़ाई करता था। हमारा केवल 3 लोगों का बड़ा ही खुशहाल परिवार था। माँ बाबूजी स्वर्ग सिधार चुके थे। अब मैं था। मुझसे 10 साल बड़े रितेश भैया थे जो एक सरकारी बैंक ऑफिसर थे, और थी 25 वर्षीय सपना भाभी। करीब 3 साल पहले ही रितेश भैया की शादी हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। घर में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा पुश्तैनी मकान था, 6 दुकानें थीं, 10 बीघा खेती भी थी। जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। सपना भाभी साइंस ग्रेजुएट थीं और बहुत ही सुंदर थीं। अच्छे घर से थीं, इसलिए उन्हें कई बातों का अहंकार था। मिस कॉलेज भी रह चुकी थीं। मेरे लिए रितेश भैया भगवान से कम नहीं थे। उन्होंने ही मुझे पाला था, पढ़ाया लिखाया था। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि ग्रहण अच्छे को ही लगता है। अचानक समय ने करवट बदली। एक सुबह जैसे कि अपने डेली रूटीन की तरह मैं 6 बजे जिम करके घर आया। भाभी ने मेरे लिए दूध, बादाम और सेब टेबल पर रख दिया था। तभी भाभी की आवाज़ आई, रवि शाम को जल्दी घर आ जाना, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मैं बोला था, लेकिन भाभी मेरा कॉलेज शाम को 5 बजे छूटता है, उसके बाद कराटे कोचिंग मैं तो 6:30 बजे छूटता हूँ। कितना भी जल्दी करूँ 7 तो बज ही जाएंगे। ठीक है रवि, मैं ठीक 7 बजे बाहर सड़क पर तैयार मिलूंगी, इससे ज़्यादा देर मत करना। भाभी अभी संडे को ही आपने शॉपिंग की थी भैया के साथ, फिर एकदम क्या काम आ पड़ा। रवि मुझे मेरा काम मत समझाओ और ज़्यादा वकील मत बनो। तुम्हें कुछ याद भी है, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है तुम्हारे लिए। फिर मैं कुछ नहीं बोला था और ठीक है भाभी कहकर किताबें उठाकर बाहर निकल गया था। शाम को मैं नियत समय पर जैसे ही घर पहुंचा, भाभी घर को ताला लगाकर हैंडबैग लिए गेट पर खड़ी थीं। भाभी ने बड़ी घातक पोशाक पहन रखी थी, जीन्स का हाफ नेकर और बिना बाजू वाली चुस्त टी शर्ट। मुझे निगाह नीची करनी पड़ी, लेकिन मैं उनके बीच में बोल नहीं सकता था। मैंने इशारा किया और भाभी मेरी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठ गई थीं, लेकिन लड़कों की तरह दोनों पैर इधर उधर करके। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। अचानक मुझे बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल सट चुकी थीं और उनके दोनों हाथ मेरी कमर पर लिपटे हुए थे। मेरी सांसें बेचैन होने लगी थीं, लेकिन उन्हें नाराज करना मेरे बश में नहीं था। और फिर मैंने भी इस बात को केवल आधुनिक फैशन के रूप में लिया। फिर हम एक बड़े से मॉल में पहुंचे। भाभी ने अपने लिए कम और मेरे लिए ज़्यादा ड्रेसें खरीदी, महंगी से महंगी। मैं टोकता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर वो मुझे टॉप क्लास रेस्टोरेंट में लेकर गईं और मेरा मनपसंद ब्रेकफास्ट कराया। लगभग 9:30 बजे हम लोग घर वापस आए। भैया भी आ चुके थे और अपने लैपटॉप और ऑफिस की फाइलों में व्यस्त थे। फिर भैया की आवाज़ आई, अरे सपना तुम कहाँ थी? अब तो डिनर के लिए बहुत देर हो जाएगी, कुछ लाना था तो मुझे फ़ोन कर देती। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग बाजार से आपका मनपसंद चिकन करी और बिरयानी पैक करा कर लाए हैं। तभी लैपटॉप बंद करते हुए भैया के मुंह से निकला था, वाह सपना यार तुम मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती हो। फिर भाभी ने खाना टेबल पर सजा दिया था। खाने के बाद हम लोग सोने चले गए थे। अगले दिन जैसे ही शाम को मैं वापस आया, सपना भाभी की आवाज़ आई, हरिया ओ हरिया, जरा छत पर सूखते हुए कपड़े तो उतार कर ला, वरना ओस में उसा जाएंगे। हरिया जो हमारे घर में इकलौता नौकर था, हमारे ही गांव का था, उसने शायद आवाज़ नहीं सुनी थी। भाभी किचन से बराबर आवाज़ दे रही थीं। मैंने कपड़े बदले और सोचा मैं ही छत से कपड़े उतार लाता हूँ। मैं जीना चढ़कर छत पर पहुँचा, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर पहले तो मैं चौंका, फिर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई थी। हरिया रस्सी पर से सब कपड़े उतार चुका था। उसके हाथ में भाभी की लाल रंग की छोटी सी चोली थी, जिसे वह बार बार सूंघ रहा था और उसे चूमे जा रहा था। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही पीछे से भाभी की आवाज़ आई, अरे नीच, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि मेरे कपड़े मत उतारा कर। मैं जानता था भाभी नहाने के बाद अपने छोटे कपड़े और चोली रस्सी पर फैलाकर तौलिए से ढक देती थीं। मैं गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ा और मैंने हरिया को मारने के लिए जैसे ही उसके बाल पकड़े, भाभी एकदम बोल उठी थी, रवि अभी इसे मत मारो, एक मौका दो, इसका बाप हमारा पुराना सेवक है गांव में। लेकिन भाभी, इतना कहकर मैं नीचे अपने कमरे में चला आया था। मैं जानता था कि हरिया की गलती थी, लेकिन हरिया गलत होते हुए भी आखिर एक इंसान था।
आज अगर विश्वामित्र भी होते तो इस घर में आकर अपनी तपस्या से डिग जाते। भाभी की पूरी दिनचर्या ही ऐसी थी। भाभी के कपड़ों पर प्रेस कम और परफ्यूम ज्यादा दिखाई देता था। उनके कपड़े, तौलिए, यहाँ तक कि बिस्तर भी परफ्यूम की खुशबू से महकता रहता। उनकी शॉपिंग में कपड़े, खाना पीना कम, बल्कि चार्ली, कोबरा, डेनिम, लेवेंडर और ना जाने कितने सेंट और परफ्यूम शामिल थे। वो शायद खुशबू की महकती बाहर थीं। शायद इसीलिए भैया तहे दिल से उनके दीवाने थे। इस घटना को अभी 3 दिन ही बीते थे। संडे की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही था। भैया 2 दिन के टूर पर बाहर गए थे। भाभी ने मुझे अंदर कमरे में बुलाया। अरे रवि, जरा इंची टेप से मेरी कमर और हिप की नाप तो लेना, कहीं मेरा फैट तो नहीं बढ़ रहा है। अपने आप सही नाप नहीं मिलता है। मेरी निगाह झुक गई थी। भाभी के जिस्म पर केवल बिकनी और बहुत छोटी ऊपरी ड्रेस थी। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने फोर्स किया। जैसे ही मैंने कमर का नाप लेने के बाद उनके सीने का नाप लिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वो मेरे सीने से लग गई थीं। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर गिरा लिया था। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी, रवि, आज के बाद कहीं के नहीं रह जाओगे। लेकिन शायद मैं जिन महाबली हनुमान जी की पूजा करता था, उन्हीं ने मुझे हिम्मत दी और मैं उन्हें धक्का देकर कमरे से निकल आया था। थोड़ी ही देर के बाद त्रिया चरित्र शुरू हुआ। भाभी हरिया से बोल रही थी, सुन, मैंने तुझे उस दिन क्यों माफ किया? आज उसका समय आ गया है। ये ले 50,000 रुपए। तुझे कुछ भी नहीं करना है, केवल तुझे हाँ में गवाही देनी है रितेश के सामने। जो मैं कहूँ बस। हरिया ने पैसे जेब में रखे और मालकिन को सलाम किया। थोड़ी ही देर बाद जब रितेश ऑफिस से घर आया तो बहुत सारे कपड़े और सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था और सपना फर्श पर बैठी रो रही थी। रितेश के बार बार पूछने पर सपना ने रो रो कर सब कुछ बताया। तुम्हारा भाई मेरी अलमारी से पैसे निकाल रहा था। जब मैं पहुंची तो मैंने उसे डांटा तो उसने मुझे बिस्तर पर गिरा लिया। मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अचानक हरिया कमरे में पहुंच गया और मैं बच गई, कहकर सपना फूट फूट कर रोने लगी थी। रितेश को उसके फटे हुए कपड़े देखकर विश्वास आ गया और फिर वो दहाड़ा, रवि कमीने, क्या है ये सब? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हरिया की गवाही के सामने मेरी एक ना चली। रितेश चीख कर बोला था, रवि कमीने, अभी इसी वक्त घर से निकल जा और मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी कुछ किताबें और कपड़े एक बैग में डालकर घर से बाहर निकल रहा था। उस समय मैंने सपना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान देखी थी। फिर मैं ना जाने कहां कहां भटकता रहा। नितिन बाबू, जो भैया के ऑफिस में उनके कुलीग थे, उनका भाई जितिन मेरा क्लास फेलो था। मैंने उसे जाकर सब कुछ बताया। जितिन भी सोच में पड़ गया। उसने मेरे रहने और पढ़ने के लिए छात्रावास में इंतजाम किया ताकि मेरी पढ़ाई चलती रहे। समय अपनी गति से चलता रहा और 1 साल पता नहीं कैसे बीत गया और फिर अनहोनी हो गई। उधर घर में एक दिन रितेश के ऑफिस जाने के बाद सपना ने हरिया को आवाज देकर कहा, हरिया, तू घर की सफाई कर, तब तक मैं नहाकर तैयार होती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये कहकर सपना ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था और अटैच बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई थी। शावर चलने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब सपना नहाकर बाहर निकली तो जैसे गुलाब की ताजा ताजा खिली कली की तरह लग रही थी। हरिया, जो पहले दर्जे का हरामी था, वो बाहर से खिड़की के पर्दे की झिरी में से अंदर का सारा दृश्य देख रहा था। सपना की नंगी टांगें देखकर वो बेचैन होने लगा। तभी सपना ने अपने बदन पर लिपटा तौलिया खोलकर बेड की तरफ उछाल दिया और फिर मानो कमरे में कयामत आ गई थी, क्योंकि अब सपना के शरीर पर एक भी कपड़ा शेष नहीं था और वो शीशे के सामने खड़ी थी, परफ्यूम की शीशी हाथ में लिए हुए और ढेर सारा परफ्यूम अपने शरीर और सीने पर लगाने लगी थी और शीशे के सामने घूम घूम कर आगे पीछे हर एंगल से अपनी घातक फिगर और जानलेवा रंग रूप को देख रही थी। हरिया की हालत पतली होने लगी थी। तभी सपना अचानक अपने सीने को अपने दोनों हाथों से सहलाने लगी थी। यही नहीं, वो सीने को धीरे धीरे दबाए जा रही थी। अब उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं। बस अब और आगे हरिया के बर्दाश्त के बाहर था। वो हद से ज्यादा बेचैन हो चुका था। अचानक उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और सपना से दरवाजा खोलने के लिए कहा। सपना ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तब तक हरिया पूरी ताकत से पिलाई वाले दरवाजे पर ठोकरें मारने लगा था। सपना डर गई थी और वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी थी। उधर हरिया दरवाजे पर जोर जोर से कंधे की चोट मार रहा था।
अभी सपना केवल पेटीकोट और ब्लाउज ही पहन पाई थी कि दरवाजा टूटकर फर्श पर गिर पड़ा और हरिया आंधी तूफान की तरह कमरे में घुसा। फिर उसने सपना को दबोच लिया था। फिर वो जबरदस्ती सपना के सीने को जोर जोर से दबाने लगा और सपना के होठों को पागलों की तरह चूमने लगा था। सपना की मदमस्त देह और विदेशी परफ्यूम की खुशबू ने उसे वहशी जानवर बना दिया था। तभी सपना ने उसकी जांघों के जोड़ पर अपने घुटने की जोरदार ठोकर मारी और हरिया जमीन पर गिर पड़ा था। फिर सपना कमरे से निकलकर बाहर भागी, लेकिन हाल में पहुंचने वाला दरवाजा हरिया ने पहले ही बंद कर दिया था। तब तक हरिया उठ खड़ा हुआ था। अब सपना के आगे जान बचाने का एक ही रास्ता था। वो बिना कुछ सोचे समझे सामने बालकनी में से सड़क पर कूद पड़ी। हरिया ने झांक कर नीचे देखा तो सपना सड़क पर पड़ी हुई थी। हरिया डर गया और वो जल्दी से सपना के कमरे में गया और उसने खुली अलमारी में से 2-3 ज्वेलरी के डिब्बे, काफी सारे नोट समेटे और जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के पिछवाड़े पहुंचा और फौरन चंपत हो गया था। अचानक एक दिन सिटी हॉस्पिटल से नितिन के पास फोन आया। डॉक्टर बिश्नोई, जो रितेश और नितिन को अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने ही नितिन को फोन किया था। नितिन के कहने पर जब जितिन रवि के पास पहुंचा तो उसने बताया कि सपना के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। सपना घर में अकेली थी। रितेश एक हफ्ते के टूर पर चेन्नई गया हुआ था। नौकर हरिया, जो पहले ही अपराधी किस्म का था, उसने घर का सारा पैसा लूटकर सपना से बलात्कार करना चाहा, लेकिन सपना बालकनी से बाहर सड़क पर कूद पड़ी थी। हरिया तो पैसे जेवर लेकर भाग गया, लेकिन सपना की एक टांग टूट गई थी और सर में भी चोट आई थी और लगातार खून बह रहा था। बस इतना सुनना था कि रवि तुरंत सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागा और पीछे पीछे जितिन भी। अस्पताल में जाकर पता चला कि सपना के सर से खून काफी बह चुका है। फौरन खून चाहिए, लेकिन ब्लड बैंक से खून तभी मिलेगा जब कोई खून दे। रवि डॉक्टर से चीख चीख कर कह रहा था, डॉक्टर, मेरे खून का एक एक कतरा ले लो, लेकिन मेरी भाभी को बचा लो। और फिर थोड़ी देर बाद रवि 2 बोतल खून दे चुका था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा था कि अब सपना खतरे से बाहर है। तब तक डॉक्टर बिश्नोई की सूचना पाकर रितेश अस्पताल पहुंच चुका था। तब जितिन ने रितेश को पिछले साल से अब तक का पूरा घटनाक्रम बताया। अब सबकी आंखें रवि को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं नहीं था। रवि एक ऑटो में बैठकर जा चुका था। ऑटो चलने ही वाला था कि किसी ने रवि के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। वो रितेश था, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला था, पगले, मुझे माफ नहीं करेगा, तू तो मेरा छोटा है ना, और सपना भी तुझे देखना चाहती है, तुझसे माफी मांगना चाहती है। रवि रोते रोते रितेश के सीने से लग गया था। तभी जितिन के मुंह से जोरदार जयकारा निकला था, बोल बजरंगबली की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है रवि की जिंदगी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं